नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह। महोदय, जिस विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है, यह इस देश के लिए ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है। दो ही बजट जब देश में आता है, एक जब वित्त मंत्री देश में बजट प्रस्तुत करते हैं संसद में, और रेलवे मंत्री जब बजट पेश करते हैं संसद में, तब सारे देश का ध्यान उधर चला जाता है कि इस बार रेल मंत्री क्या क्या देश को देने वाले हैं और उनके एजेंडा में क्या क्या बातें हैं। इधर दो बयान महत्वपूर्ण आए हैं। एक बयान का अभी प्रभु जी से रिश्ता है और एक दूसरा बयान भी आया था, वह भी एक पूर्व रेल मंत्री का था, और वह पूर्व रेल मंत्री का श्री दिनेश त्रिवेदी जी थे। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए कुछ ऐसी बातें कही थी जो सारे देश में बहस का मुद्दा भी बना था, और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने कहा था वो सत्य के नजदीक है। और जो प्रभु जी ने अभी जो कहा है और जो जिस ढंग से अपनी बातों को रेल बजट प्रस्तुत करते हुए पिछली वर्ष और इस वर्ष जो कहा है, तो मुझको लगता है कि विजन ज्यादा उसमें दिखाई पड़ता है और रेलवे की सही तस्वीर पेश नहीं की गई। जब महोदय कोई आईसीयू की बात कहता है तो आईसीयू तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इस रूप में होता है कि आईसीयू में जब कोई रोगी चला जाता है तो दो ही स्थिति होती है। संभव है कि वह जीवित वहां से चला आवे, और यह भी संभव है कि रोगी वहां बचे नहीं। रेलवे आज इसी स्थिति से गुजर रहा है और हमको तो इससे भयावह तस्वीर अभी रेलवे की दिखाई पड़ रही है। कितने मिनट बाद? और रेलवे की भयावह तस्वीर के बीच में एक दूसरी तस्वीर भी अभी दिखाने का प्रयास किया गया है। कब शुरू कर दिया डिस्कशन? कर्ज के दलदल में रेलवे फंसता चला जाए तो उधर रखो हम, और बुलेट ट्रेन की घोषणा भी हो जाए। जब उन्होंने कहा, रेल मंत्री जी ने जब ये बात कहा था तो रेलवे की आर्थिक स्थिति के आधार पर कहा हो, और अभी जिस मंत्री जी ने कहा है उसमें जब रेल मंत्री जी का भाषण हुआ तो मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। रेल मंत्री के भाषण से और एक प्रोजेक्ट रेल में ऐसा आया है जिसकी बड़ी प्रशंसा की गई, उसको ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा गया है कि बुलेट ट्रेन भी इस देश में चलेगी। बुलेट ट्रेन भी इस देश में चलेगी महोदय, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन जिस दिन बुलेट ट्रेन चलाने की बात इस देश में की गई, इसी विभाग से की गई और इस सरकार से की गई, तो मैं तो पेशो पेश में पड़ गया था कि क्या भारत 2-3 वर्षों के अंदर दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा होने जा रहा है जहां व्यक्ति को जीवन को बेहतर ढंग से जीने का सवाल है। क्या भारत उसी श्रेणी में तो नहीं चला जाएगा? विश्व में महोदय दो ही चुनौतियां, एक चुनौतियां यह है, एक प्रश्न है विश्व में यही और भारत में भी वही है कि एक वर्ग है कि जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए सपना देखता है और उसी में जीने का काम करता है, और एक दूसरा वर्ग है संसार में, इस देश में, जो जिंदगी किस ढंग से जिया जाए इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है। भारत अभी इसी क्रम से चल रहा है, और भारत जब इस क्रम से चल रहा है तो बुलेट ट्रेन की कोई आलोचना नहीं कर सकता। सौभाग्य होगा कि इस देश में बुलेट ट्रेन भी चले, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जो पैसेंजर ट्रेन है, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे की हालात है, उसको पहले ठीक कर लिया जाए, तब बुलेट ट्रेन की कल्पना की जाए और बुलेट ट्रेन चलाई जाए।
तुंडिया लेकिन एक अजीब बात है, और इसको ड्रीम प्रोजेक्ट कह दिया गया। सूरत और बंबई की जिंदगी बहुत बदल जाए तो उड़ीसा की जिंदगी उससे पूरी नहीं बदल जाए। उड़ीसा के लिए तो दूसरा कुछ करना पड़ेगा, बिहार के लिए तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा। ये रेलवे चुनौतियों से भरा है और रेल मंत्री ट्रेनों की मांग होती। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, रेल की पटरियां वही हैं और गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। पटरियों पर जब बोझ बढ़ जाएगा तो रेलवे की हालत कैसी हो जाएगी, सह नहीं पाएगी। एक व्यवस्था, चरमराती हुई व्यवस्था चली जा रही है और घोषणाओं का अंबार लगता चला जा रहा है। बड़ा ही खतरनाक तस्वीर है। तो एक उनकी बात मैंने कहा, और वर्तमान मंत्री जी ने जो कुछ कहा, मैं मंत्री जी के प्रति बहुत अच्छी राय रखने वाला आदमी। चूंकि एक कमेटी में जब ये चेयरमैन थे तो मैं भी उस कमेटी में मेंबर था, तो मैंने देखा कि ये मॉनिटरिंग भी ठीक से करते हैं, ये आर्टिकुलेट भी हैं, ये सूक्ष्म चीज़ों की जानकारी भी लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जब ये मंत्री बने तो मुझको लगा कि आर्टिकुलेशन इनका खत्म हो गया है और ये केवल विजनरी रह गए। और उपसभापति महोदय, जब विजनरी आदमी जब हो जाता है तो कभी कभी दार्शनिक अंदाज में बोलना शुरू करता है, और जब दार्शनिक अंदाज में बोलना शुरू कर देता है तो इस ख्याल से दार्शनिक अंदाज में बोलता है कि बात कह दिया दर्शन में चला जाएगा, हकीकत यदि नहीं भी हो तब भी काम चलेगा। तो यही हालत है। देखिए इन्होंने क्या सपना कह दिया पिछली बजट, और इस बजट में भी क्या कहा। इन्होंने कहा कि फिर नई घोषणाओं, पिछले बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में रेल चलाने, सुरक्षा पर जोर, गाड़ियों का स्पीड बढ़ाने तथा यात्रियों की सुविधा जैसी बहुत सारी घोषणाएं भी इन्होंने की थी। लेकिन हाल अभी क्या हुआ, बढ़ा है क्या? और फिर नहला पतहला इन्होंने मार देने का काम किया। अब इस बार की इनकी घोषणा देखिए, मुसाफिरों के लिए वाई-फाई से लेकर टिकटिंग, बहुत सी नई पहलों का ऐलान करते हुए रेल मंत्री जी ने समय पालन पर जोर दिया है। गाड़ियों में जरूरत के हिसाब से आरक्षण, समय पालन 95% करना, सुरक्षा रिकॉर्ड में सुधार के लिए उच्च स्तरीय तकनीक, बिना चौकीदार के पटरी पर पार करने की समाप्ति, यात्री और माल गाड़ियों को औसत गति बढ़ा देना, सेमी हाई स्पीड गाड़ियां चलाने जैसी योजनाओं को साल 2020 तक सरकार करने की बात कही गई है। लेकिन इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये तो पहले भी घोषणा जब पालन नहीं हुआ और दूसरा घोषणा उन्होंने उसी स्पीड से बल्कि बढ़ा करके कर दिया, तो कहां से इसको पालन करेंगे? अब जब रुग्ण अवस्था में रेलवे जब चली गई है तो रिसोर्सेज क्या? जिस सरकार के अंदर रेल मंत्री हैं, क्या भारत सरकार पूरा बजटीय उपबंध कर रहा है रेलवे के लिए? क्या जब तक भारत सरकार सामने आकर रेलवे को बचाने के लिए नहीं खड़ा होगी तब तक प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने से कोई रेलवे को रोक नहीं सकता। खतरा तो इसी का है। देश का सबसे बड़ा उपक्रम 13 लाख से अधिक लोगों को खपा करके काम करने की क्षमता वाला विभाग आज मरने की स्थिति में है। और चुनाव कहा जा रहा है हम बेहतर इंतजाम कर देंगे, बेहतर व्यवस्था कर देंगे। कहां से करेंगे? 1.5 लाख करोड़ रुपया आप LIC से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेने के बाद रेलवे की अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। रेलवे यदि कर्ज के दलदल में फंस जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को इसका एक एक पैसा चुकाना पड़ेगा। वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कर्ज के दलदल में फंस जाएगा। इन बातों के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया गया है।
ड्रीम प्रोजेक्ट की चर्चा करके भारत सरकार को बजट का बड़ा भाग रेलवे को देना चाहिए था कि विश्व का सबसे बड़ी व्यवस्था सार्वजनिक जीवन के लिए और प्राइवेट सेक्टर को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर संकटग्रस्त है और भारत सरकार चुपचाप बैठ करके रेलवे मंत्री के ऊपर जिम्मेवारी सौंप दिया है। इस बात की जिम्मेवारी सब जगह अर्जन करिए, अर्जन अपने से करिए। कहाँ से अर्जन करेंगे? 92 रुपया जब खर्च होता है तो 100 रुपया रेलवे को आता है। 8 रुपया में रेलवे का ये मॉडर्नाइजेशन करेंगे। और मॉडर्नाइजेशन कहाँ से करेंगे? कर्ज लेकर मॉडर्नाइजेशन करेंगे। आय का स्रोत बढ़ाने के लिए ठोस उपाय आज भी रेलवे ने नहीं किया है तो खतरा मंडरा रहा है। आकाश में जब खतरा मंडराने लगते हैं तो सारे लोग भयभीत और चकित हो जाते हैं। और अभी महोदय देखा जाए, रेलवे के कुछ बेसिक टीनेट्स होते हैं, मूल तत्व होते हैं। मूल तत्व में लिखा रहता है, रेलवे के जहां ऑफिस में चले जाइएगा लिखा रहेगा सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी एंड क्लीननेस। अब इतना बड़ा बात कह देने के बाद रेलवे के मंत्री की, रेलवे विभाग की तो इसी पर परीक्षा हो सकती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी एंड क्लीननेस। रेलवे के कॉलोनियों में जरा चले जाइए, देख लीजिए हालत। अभी भारत के स्वच्छता अभियान किस कदर वहां पर पहुंच गया है। रेलवे के पटरियों पर चले जाइए, राजधानी छोड़ करके राजधानी के देख लीजिए वहां पर भारत के स्वच्छता अभियान का रेलवे विभाग में कितना असर हुआ है। तो ये सारे चीज हैं और इन लोगों ने, ऐसा नहीं है जानकारी नहीं है इस विभाग को। महोदय, रेलवे ने कई कमिटियां बनाई है। काकोदकर कमेटी बनी है, मित्तल कमेटी बनी है, फिर से सैम पित्रोदा कमेटी बनी है, श्रीधरन कमेटी बनी है, विवेक देवराव की कमेटी बनी है। ये सारी कमेटियां ऐसी बनी है इस बात के लिए कि रेलवे के रिसोर्सेज में कैसे आ सकते हैं, रेलवे की सुरक्षा कैसे बढ़ेगी, रेलवे के आधुनिकीकरण कैसे हो सकता है। लेकिन क्या रेल मंत्री और इस विभाग ने उस पर ध्यान देने का काम किया है? मैं मानता हूं कि आज रेलवे के पास जो चुनौती है उसको रेलवे विभाग को ही नहीं बल्कि भारत सरकार को पूर्णतः लेना, अपने ऊपर लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा देर तक उदार हो जाइए तो मेरा सारा काम चल जाएगा। चूंकि मामला बहुत अभी तो बिहार पर भी नहीं आए, और जब बिहार और तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि रेलवे को कैटेगोरिकली मंत्री को जवाब 2-3 बातों को देना पड़ेगा। एक बात क्या, कोई भी मंत्री यदि रेलवे मंत्री के पद पर है और यदि वह घोषणा करता है तो वह घोषणा सरकार की होती है, उस व्यक्ति की नहीं होती है। तो आज तक पूर्व रेल मंत्रियों ने जितनी घोषणा किया था उसके विषय में क्या कहना है? कोई नीति फॉर्मुलेट कोई सरकार करे कि कितने योजनाओं को मानते हैं और उसकी राशि भी बताने का कोशिश करे। कितनी राशि उन मंत्रियों के घोषणाओं को पूरा करने में लगेगा। तो हमको लगता है रेलवे विभाग का एक अच्छी तस्वीर दिखाई पड़ सकती है। और साथ साथ अब तो हम लोग पटना में आते हैं, राजधानी भी लेट हो रही है। अब तो बड़ी दिक्कत हो रही है पंक्चुअलिटी और क्लीननेस का तो जवाब नहीं। आप पेयजल के विषय में यदि उपसभापति महोदय जानिएगा तो पेयजल और खान पान में तो रेलवे के 2 कॉन्ट्रैक्टर अभी जेल का सजा भुगत चुके हैं, यानी सिस्टम में दोष है। ये रेलवे नीर नहीं कहीं मिल रहा है, बल्कि रेलवे नीर के बदले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर 5 रुपये 7 रुपये में जो रेलवे बोतल बनाते हैं उसी को देते हैं और उनको रेलवे देता है, यात्री देते हैं जो रेल नीर का दाम होता है उसका। ये तस्वीर है महोदय। महोदय, मैं इन बातों को इसलिए अभी समाप्त कीजिए। भाई इन बातों को इसलिए इशारा करना चाहता था कि ये सदन है
सदन में वाहवाही लेने से क्या हो सकता है? सत्य को रखने का साहस जो करता है वही मुकाबला चुनौतियों का कर सकता है, और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संकल्प इस सरकार में मैं नहीं देखता हूं। केवल दावे करते जाना और दावे के बाद चुपचाप लगा जाना। महोदय, जो बिहार पर मैं जब आता हूं ठीक है, तो बिहार के लालू जी भी मंत्री हुए, नीतीश कुमार जी भी मंत्री हुए। दोनों मंत्रियों ने जो घोषणाएं किया उसमें कितनी राशि दी गई? एक जरूर ऐसी योजना हुई है जो दनियामा बिहार शरीफ रेल लाइन को तो चालू हो गया है, लेकिन हरनौत रेल कोच जो है, नया कोच बनाने का काम नहीं, पुराने कोच की वहां मरम्मती हो रही है। लालू यादव जी ने जो योजना कहा है, मैं चूंकि आपका आदेश है कि मैं बैठ जाऊं, अभी बहुत बातें करना था, इसको मैं टेबल पर सभा पटल पर रख दूंगा और मंत्री जी से आग्रह इस बात के लिए करूंगा कि जो योजनाएं बिहार में चली हैं उसको पूरा करने का काम करें। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, हम लोगों को जो सुविधा मिली है, दो व्यक्ति फर्स्ट क्लास में जाते हैं और एक कंपेनियन के रूप में जाते हैं। कंपेनियन को जो सीट मिलता है 5 कोच के आगे मिलता है, 5 कोच के बाद भी मिलता है। इसमें सुधारने की जरूरत है। इसलिए बहुत सी बातें तो ऐसी हैं, उन कमेटियों, मैं कहता हूं कि उन कमेटियों के विषय में स्पष्ट रूप से रेल मंत्री बताने का कोशिश करें कि उन कमेटियों का हश्र क्या हुआ जो रेलवे ने सुधार के लिए किया था। पूर्व मंत्रियों के जो ने घोषणा किया था उस पर रेल मंत्री क्या करेंगे, संपत्ति जो रेलवे की है उसके सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। इन सारे बातों का जवाब मंत्री जी को हाउस में देना चाहिए। और मेरे पास जो बिहार के हैं इसको मैं सभा पटल पर रख देता हूं। ओके, थैंक यू।